बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जज्बा कल से भी ज़्यादा बुलंद। हर गुजरते दिन, हर गुजरती घड़ी के साथ हम देख रहे हैं कि नौजवानों का, बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का जज्बा हमें बुलंद नज़र आ रहा है। कौम का सर फख्र से बुलंद है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि कल से लेकर आज तक हर ज़बान ज़द-ए-आम एक ही जुमला है कि हमें अपनी पाक फ़ौज पर फ़ख्र है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, तो पीछे क्या रह जाता है। बट बात है उस दुश्मन की जो कि मेरे ख्याल से अब मुंह छुपा के बैठा है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, क्योंकि झूठ पे झूठ भी जो बोला गया वो इंटरनेशनल मीडिया ने तस्वीरों के साथ वाज़ेह तौर पर दिखा दिया कि किस तरह से इनके नामवर तैयारे। अब वो कंपनी बेचारी पछता रही है कि हमने किसको तैयारे दे दिए जिनको खैर उनकी अलिफ में भी कह ले नहीं पता था, तो वो भी बेचारी पछता रही है, क्योंकि जब जब नाम लिया जा रहा है इनकी नालायकी का साथ साथ कंपनी का नाम भी जो है वो भी लिया जा रहा है। तो खैर मेरे ख्याल से नालायकी इधर ज़्यादा थी, अब तो वो छुपाए नहीं छुप रही है। बट दुश्मन के अज़ाइम जैसे भी हों, एक बार फिर से उनको मिटाने के लिए तमाम कौम साथ है पाक फ़ौज के। इस अमल में अगर हम ये कहें ना कि तमाम सियासी जमातें, क्योंकि कल हमने देखा वज़ीर आज़म साहब ने जब खिताब किया तो तमाम सियासी जमातों का एक ही नुक्ता था, एक ही पेज पे थी। वज़ीर आज़म साहब का खिताब जी आपको पहले दिखाते हैं। ये अहद करते हैं कि इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का ज़रूर हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहादुरों की कौम है। वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपने दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजलो करम से रवायती हथियारों की जंग में भी अपनी बरतरी दुश्मन पर एक मर्तबा फिर साबित कर दी है। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। ये हमारा दंदान चकन जवाब था। हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर ऐसी कारी ज़रबे लगाई जो वक्त का मरहम भी कभी नहीं भर सकेगा। बेशक 100 एक तरफा फैसले कर ले, मगर उससे हकीकत कभी नहीं बदलेगी। सो नापाक अज़ाइम को खाक में किस तरह से मिलाया जाता है, दुश्मन को धूल किस तरह से चटाई जाती है। किसी ने सीखना है तो हमारी फ़ौज से अच्छी तरह से सीख ले, क्योंकि ये तो तमाम चीज़ें हमारे सामने हुई। मेरे ख्याल से इससे आला मिसाल कोई नहीं मिलती। बट यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये सिलसिला अगर आगे बढ़ा तो वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि रिएक्शन पहले से ज़्यादा बुरा हो सकता है। तमाम सियासी जमातें हैं एक पेज पर, और कल छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, और ये समझ है सब बच्चों को कि किस तरह जो हमारे मुल्क की हमने हिफाजत करनी है। और हर बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, यहाँ पर डरने वाला कोई नहीं है। सब आज बड़ा अच्छा लगा देख के, तमाम सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक हैं। सभी लोग अपने दफातर जा रहे हैं, अपने स्कूलों में जा रहे हैं। सो यहाँ पर अगर आप कहें ना कि दुश्मन का किसी को डर है, खौफ है, वो तो बिल्कुल नहीं है। हम सब डटे हैं, हम सब तैयार हैं, और यहाँ पर कोई जो है वो मेरे ख्याल से शहादत से भी पीछे हटने वाला नहीं है। आमिर रज़ा खान साहब हसन अली ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या महसूस कर रहे हैं कल के सारे दिन के बाद? आज आपके जज्बात क्या थे जब सुबह उठे? कल से ज़्यादा जोश जज्बा आज है। कल जो कुछ हुआ वो परसों रात को था, हम सोए हुए थे उस वक्त, और उसके बाद जब हम सुबह जागते हैं फजर के वक्त में, तो हमें पता चलता है कि रात दुश्मन ने अपनी कमीनगी का इजहार किया, और वही वो जो हमेशा बुज़दिलाना हरकत करता है शहरी इलाकों पर, उसने जो अपने गोला वगैरह फेंके। लेकिन उसके बाद जो ख़बरें आना शुरू हुई तो वो एक एक्साइटमेंट थी कि क्या वाकई पाकिस्तान ने उसका जदीद तरीन जहाज़, उसका गरूर खाक में मिलाया। और जब ये इंटरनेशनली तस्दीक होना शुरू हो गई,
अब तो खैर तस्वीर के साथ। अब तो तो खैर वो कंपनी ने कर फ्रांस दिया की ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक रुकन ने अमेरिका की एक जो नशरियाती इदारा है CNN उसको बता दिया जी बिल्कुल, कि जी गिरा है, और तस्वीर भी, गिरा है, हाँ। तस्वीरें भी आ गई है। चाहे अभी एक की उन्होंने तस्दीक की है, अभी एक की हाँ, नहीं, एक लेकिन की हो तस्दीक जाएगी। उन्होंने कहा है, अभी तक हम आपको एक की एक तस्दीक की कर सकते तस्दीक, हैं, बिल्कुल। 3 की तस्दीक तो भारतीय मीडिया भी कर कर रहा चुका है। अब देखें इससे फर्क क्या पड़ेगा इसमें। SU-30 रशियन त्यारा है, उसकी मार्केट वैल्यू गई। उसके बाद इसकी आपका गई, राफेल की गई, राफेल की गई। मिग की जो कंपनी मिग बनाती है ये भी रशियन है, उसकी भी मार्केट गई। वो तो भारत खुद तो डूब रहा है। वही मैं कह रही हूँ, खुद तो- कंपनी चाहे अच्छी थी बुरी खुद तो थी, खरबों का- इनकी नालायकी ले डूबी है खुद उनको। तो खरबों का नुकसान करा बैठा, उनके भी साथ गए। ये असल में अगर आप गदागारी चलाने वाले को डरबी के घोड़े पे बैठा देंगे तो फिर यही होगा। यही होगा। खोती वान वाला खोती का बच्चा मूती। अब मुझे पता नहीं क्या है, ये मुझको क्या कहना चाहिए मेरे तो अब इस आमिर भाई ने वैसे हाथ में वो तारीफ ठीक कर दी है उसकी। बांदर हथ बंदूक आपकी ये वाली देते, बातें ज्यादा ना गुस्सा दिला दे उसको। बांदर हथ बंदूक देते तो उन्हें अपने ते फायर कट मारे, वो उसका अपने का नुकसान कर रहा है। कल रात इंडिया का कोई शहरी सुकून से नहीं सोया, नहीं सोया, और हम कितने सुकून से सोए। अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लैकआउट था वहां पे, शहरों के शहर बंद थे, ना कोई चहलकदमी थी। ते इत्थे मैं सवेरे कुलचे लैन गया तो कह रहा सी जंग लग गई वाजिया नाल। मैं यही कह रही हूँ, ऐसा मुझे मैं कहीं कहती लुटिया डर पाई जा खौफ रहे नहीं नजर आ रहा। बेवकूफ जंग कोई का आपके खौफ बच्चे नहीं को है। पता नहीं, वो कहता छुट्टी होगी मुझे तो मैं तो देखिए खुश हूँ। आमिर भाई, कल मैं बॉर्डर पे गया, जीरो लाइन पे, वाघा से आगे गांव थे, वहां गया। वहां पे जो जोश है इस टाइम लोगों का, वो हमारा यहाँ पे नहीं है। जो वहां पे वो कहते हैं हमने खाली नहीं करना अपना इलाका, आते हैं आए, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। वाह, और इससे गांव के बढ़िया। गांव खाली है वहां, उनकी तरफ के गांव खाली हो चुके हैं, मंदिर उजड़ चुके हैं, और वो उनके वो जो संदूर हैं वो हमने तंदूर बन गया ना। सर सोशल मीडिया पर कल से जो मीम्स चल रही हैं और इन बेचारों के साथ जो हाल हो रहा है, यकीन माने वो देख देख कर ना। अच्छा, ये उसका एहसास था मोदी को। मैं आपको बताऊं, उसने 2019 में भी मार खाई थी। हाँ। और उसका अभिनंदन हमने गिरफ्तार किया था, 2 जहाज गिराए थे, एक जहाज वहां गिराया आमिर था। भाई अगर ये इदराक होता तो अच्छा, इतना 2 बेवकूफ इधर इंसान गिराए भी नहीं, क्यों होता उसने है? उसको इलेक्शंस की आई होती है, उसको- इलेक्शंस का मसला है वो ना, पागल है, उसको इलेक्शंस की आती है। और वो- जितनी हाइप आमिर भाई इसको क्रिएट कर दी गई थी ना, उसमें उसने अपने इलेक्शन के लिए ये चाल चली थी कि शायद उसको इसकी हाइप मिलेगी। आज इंडियन अवाम उसको गालियां निकाली। वही ना, एक बार मकबूलियत ही कम हुई, उसको इस मुंह बात का खाना इदराक पड़ी है। था कि सोशल मीडिया पे मेरे साथ मेरी थी, इसीलिए उसने हमारे चैनल वहां बंद करा दिए, बिल्कुल पहले सही ही कह रहे बंद हैं करवा दिए थे। उसने बंद कराए। अच्छा, चैनल्स तो चले बंद होते हैं, कोई बात नहीं है, वो आपके सैटेलाइट चैनल्स हैं। उसने सोशल मीडिया के लोग आइडेंटिफाई कर करके, ये हसन अली है या ना है, या आमिर है, ये बला है, ये बला बला बला, और जो उसके हक में बोलने वाले हैं, जैसे इमरान रियाज है, अहमद नूरानी है, कोई इस तरह के लोग हैं, आदिल राजा है और बहुत सदीक सारे। लल्ली है, हाँ। वो सारे जो हैं वो उसने ओपन रखे हैं, क्योंकि वो उसके हक में बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बाहर भाग के गए हो तुम जलीलो, और तुम जाकर वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो। सारी जिसका जिंदगी आमिर सारी भाई जिंदगी पाकिस्तान खाया में है। दिया। ऐसे कमजोर और कमीने लोगों का मैं धब्बा जिक्र भी होते नहीं हैं, करना चाहता था, यकीन बात मानिए चलने के धब्बा लिए तो होते मैंने हैं। कर दिया। बिल्कुल, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी। अच्छा जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और दुश्मन के नापाक अज़ाइम की हम बात कर रहे हैं, और इसके लिए जी तमाम तर तैयारी अगर दोबारा से कुछ किया जाता है तो मुकम्मल है। ऐसे में जी हम देख रहे हैं हर शोबे से मुंसलिक लोग जो हैं वो जिस तरह से भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। देखें जी, अली ज़फ़र साहब ने अपने मुनफरिद अंदाज में खराज तहसीन पेश किया है, बड़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं। अब आप तो नहीं कुछ कहने वाले? नहीं, कल प्लेयर्स ने तो भी मैं किया, समझी कल आप प्लेयर्स ने भी किया, शोबिस के जितने स्टार्स थे उन्होंने भी किया, मैं देख रहा था, और अली ज़फ़र की तरफ से भी आया। और हमेशा जो हमारे फनकार लोग हैं, ये 65 की थी, 71 की थी, 48 की जंग थी, मैडम नूरजहान की आवाज़ वही तो बिल्कुल, आज भी वही गूंज रही है। आज भी वही गूंज Honestly speaking, माला बेगम की और मसूद राना की और नूरजहां और शौकत अली की, ये वो वाजे हैं जो ना हम कभी भुलाते हैं, वाकई, ना कोई भूलने देता है और हमें। जब भी आप सुने एकदम से रोंगटे खड़े होते और थैंक्स टू इंडिया, जब हम भूलने लगते हैं तो वो कोई ना याद कोई कराते ऐसी हैं। हरकत करता है तो हमें ये याद आ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं दुश्मनों तुमने किस कौम को ललकारा है। और वो ललकारा जो है वो यहाँ से दिल्ली तक ऐसे जाता है कि फिर वो कांपना शुरू हो जाता है।
और कांप रहा है इस वक्त। कांप रहा है और इसकी ये दिखाया गया, बिल्कुल ऐसे बाकायदा सब ने मिल के दिखाया। हसन, कुछ हमारी सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल बताएं। मुख्तलिफ सियासी जमातें, ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त हुकूमत में है, तो बाकी सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल देखिए, अगर क्या मैं लाहौर की बात करूँ ना, तो कल हमें तमाम सियासी जमातें एक पेज पे नज़र आईं और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि सब ने पंजाब असम्बली के बाहर जो है पाक फ़ौज से इजहार यकजहती भी किया। ये लाहौर की बात है। और अगर हम बात करें इसकी फेडरल लेवल पे, तो कल हमने देखा कि कौमी असम्बली में जिस वक्त वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर रहे थे, उस वक्त तमाम की तमाम जो सियासी जमातें थीं, उसमें पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, PTI हो, कोई भी हो, सब ने यही कहा कि पाक वतन के लिए एक है। बिल्कुल। और इसके एक एक इंच का जो है वो किया जाएगा दिफा हर सूरत। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बहुत बड़ी बात है। देखें, ये ऐसा मौका है कि इसमें हर एक को अपने जो खास तौर पे सियासी जमातें हैं, सियासी इख्तलाफात को भुला के इस वक्त सिर्फ वतन का सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल ऐसे। हमने तो कहीं नहीं जाना ना, हम तो सारे यही हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और यही सोच के सभी लोग जो है वो उनका जज्बा जो है कि हम तमाम सियासी जमातें, पूरी कौम यकजुबान हैं, तो मेरे ख्याल से हजम तो ये चीज़ें भी नहीं हो रही होनी हम साया। देखें, उनको शायद एहसास नहीं था कि खुद मैंने कल जब आपके साथ में कर रहा था ट्रांसमिशन, तो उसमें मैंने बताया था इंडिया अपने अंदर से टूट फूट का शिकार है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा रिफ्ट्स हैं। और यही रिफ्ट्स जो हैं वो समझ रहा है कि शायद वो किसी मुल्क के साथ जंग छेड़ेगा तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश बनाई पहलगाम वाली। उसके बाद आप देख लें वहाँ से कामल से आवाज उठ रही है, वहाँ के उनके स्टेट के वज़ीर आला जो हैं वो बात कर रहे हैं, सिख कर रहे हैं, सामी कर रहे हैं, बहुत सारे बंगाली कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर की टूट फूट ज्यादा नुमाया हो गई है। ये मोदी का शायद मेरा ख्याल है कि सबसे बेवकूफ़ाना, जो कल वज़ीर आज़म ने भी बात की कि उसने फाश गलती की हमला करने की, और वो उसमें इस कदर बुरी तरह से मार खाई कि अब मुझे समझ नहीं आती कि उसकी एयरफोर्स कैसे जहाज़ बाहर निकाल पाएगी। वो तो अब डरेगी, क्योंकि दूसरी मरतबा हुआ कि वो जहाज़ लेकर आए और वापस लेके ना जा सके। बिल्कुल ऐसे ही। उनके जहाज़ तबाह कर दिए गए। अब उनको एहसास हो गया कि भाई हमें तो बहुत दूर से भी हिट किया जा सकता है, यानी पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है, उनके ड्रोन्स हम कल के अब तक 9 के करीब गिरा चुके हैं, 2 पकड़ चुके हैं, और हमने वो ड्रोन्स जो कि उन्होंने इजराइल से लिए हुए हैं उनको हैक और ब्लॉक करने की भी हासिल कर ली। पहले तो हमने उनका जहाज ब्लॉक किया। ये राफेल जो ब्लॉक हुआ है वो 4 दिन 5 दिन पहले की बात है, 4 मिनट के लिए ब्लॉक किया था, रास्ता भूल गए थे जहाज का। अगर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक कर दें तो वो एक ऐसे परिंदे की मानंद होते थे जिसका दिमाग कोई नहीं है, नहीं पता कि इन्होंने फिर उसको उतारा वहाँ पे श्रीनगर में। अच्छा, ऐसे मेरे मुंह से क्यों भी अच्छी बात गाली निकलने लगी थी। अच्छा, ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं कि इन्होंने दोबारा राफेल को पाकिस्तानी एयरफोर्स के सामने ले आए। आपको पता था कि हमने इसको ब्लॉक कर लिया है और आपको श्रीनगर में उसकी हंगामी लैंडिंग करानी पड़ी है। फिर आपने गंगा एक्सप्रेस पर उसको उतारने की कोशिश की तो आपके पायलट थर-थर कांप गए, उसके पहिए जमीन पर नहीं लगा सके। उसका मुकाबला किनके साथ था? जो पिछले 15-20 साल से हर दूसरे तीसरे महीने मोटरवे के ऊपर जो है वो बिल्कुल इंडस हाईवे पे उतार रहे होते हैं। पूरा मुल्क जो है वो, जब मोटरवे बन रहा था मुझे याद आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि पाकिस्तान पूरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो ये वाकई एयरपोर्ट था। वो रोज उतारते हैं जहाज, कभी कोई जहाज उतारने की प्रैक्टिस है उनको, वो प्रैक्टिस हो चुकी है, इनको प्रैक्टिस नहीं थी। फिर वो उनके पायलट्स ने उस कंपनी, मैं समझता हूँ उसके ऊपर भी दाग लगवा दिया, ऐसा धब्बा लगवाया। बहुत बड़ा सऊदी अरब उसका, देखें सऊदी अरब लेना चाह रहा था, ठीक है, और बहुत सारे जो मुमालिक हैं वो ये लेना चाह रहे थे। अब क्या वो इस तरफ जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। और इसका फायदा एक जो सबसे बड़ा, देखें इंडिया ने बेवकूफ़ी करके इसमें पाकिस्तान का फायदा ये किया कि जो पाकिस्तान के जहाज बना रहा है पाकिस्तान इस टाइम चाइना की मदद से, तो जाहिर बात है लोग फिर उस तरफ आएंगे। जितने भी लोग तो आ गए, आज़रबाईजान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटाइन, वो आपके JF-17 थंडर, ब्लॉकरी, नाइजीरिया भी 5 मुल्क इस वक्त आपके गाहक हैं जो कि आपके इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको कब
JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है ऐसे ही है। वो देंगे। जिसमें ये मिसाइल फिट हो सकता है जिसने कल राफेल गिराए हैं। ये आप बात को समझे। एयर टू एयर वो मिसाइल PL-15 जिसको बोला जाता है, जो कि मार जो है वो 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर है। और दूसरी बात यह है कि ये दूसरे दुश्मन के जहाज के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से गाइडेंस हासिल करता है, यानी ये उसके साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है। उसके बाद फिर वो जहां जहां जाएगा ये उसके पीछे फॉलो करता रहेगा इसको। वो मुद्दी तेरी धोती में भी चला गया ना जहाज, तो तेरी धोती के अंदर जाके ये मिसाइल मारेगा। मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा, ऐसा मिसाइल है। अब मुझे ये बता दें, बार बार मोदी के नाम पे मुझे गुस्सा क्यों आता है? पूरी दुनिया में आलमी बरादरी मेरे ख्याल से इस शर्मनाक शेमलेस एक्ट पे तो भारत के थू थू कर ही रही है, बट मेरे ख्याल से मकबूलियत भारत की और वो बिल्कुल कम हो गई है और सिर्फ इसका जिम्मेदार मोदी है। ऐसे ही है। मोदी ने तनहा कर दिया भारत को जी। कभी बांग्लादेश उसका बड़ा अच्छा हलीफ था, आज हरीफ है। फिर उसके बाद आई नेपाल, जो कि समझा जाता था कि तो पहली रियासत है इंडिया की, और वहां पर इंडियन फिल्में और इंडियन ड्रामे ऐसे लगा करते थे जैसे वो इंडिया का इलाका है और वाहिद हिंदू स्टेट है पूरी दुनिया में। मैं आपको ये भी बता दूं कि नेपाल आज वो इंडियंस का नाम सुनने को तैयार नहीं है, अपनी उन्होंने बॉर्डर्स बंद कर लिए हैं। उसके बाद आ जाए भूटान, मालदीव, चाइना, पाकिस्तान। इंडिया तो चारों तरफ से एक समझिए कि लैंडलॉक जैसी इसकी हो गई है, हैसियत हो गई है। समंदर है और इंडिया खुद है, तो मुझे समझे कि ये अगर ये जंग छेड़ता है तो इसको कहाँ कहाँ से मार पड़ेगी। मैंने ये कल भी ये बात की थी कि इंडिया सोच नहीं सकता कि उसको कहाँ कहाँ से आकर मिसाइल लगेगा। और इसमें आमिर भाई एक और चीज़ है बड़ी मेन, देखें जब पाकिस्तान ने एयर स्पेस इसके लिए बंद की थी, इसको तब समझ जाना चाहिए था कि इसका कितना नुकसान होगा, क्योंकि हमें उतना नुकसान नहीं है जितना इंडिया को नुकसान है एयर स्पेस बंद होने से, और उसकी वजह से अच्छा कह रहे हैं। इसको उसी वक्त समझ जाना चाहिए था और होश के नाखून लेने चाहिए थे। लेकिन वही आमिर भाई वाली बात कि मोदी सरकार जो है वो पता नहीं किस डगर पे है, खोता सरकार है जी, खोता सरकार कह लें। नहीं जी, यहाँ तो कुछ अकल समझ से सब चीजें बाहर हैं और कल के बाद मेरे ख्याल से ज्यादा ही बाहर हो गई होंगी, क्योंकि अब आपको एक कमरे में जाके मुंह छुपा के बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो आप कोई सोशल मीडिया फेस कर पा रहे हैं और हकीकत देख देख के आपने उन सोशल मीडिया की चैनल्स पर भी बैन लगा दिया जहाँ पर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी हकीकत को पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। कुछ शहर लाहौर की अगर हम बात कर ले, सिविल डिफेंस की जानिब से मशक़ें की गई हैं। शहर में 150 से ज़ायद सायरन नस्ब कर दिए गए हैं। अस्पतालों में अलर्ट जारी। अब हम दुआ गो हैं कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो कल सिविलियंस की जाने गई, जो हमारे बहन भाई शहीद हुए, नो डाउट, बट यहाँ पर तमाम तैयारी रखना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ भी। अल्लाह ताला का खुसूसी करम है जी, मौसम भी बड़ा खुशगवार हो गया। इस टाइम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। बाहर हवाएं भी चल रही हैं, खुशगवार सा एहसास हो रहा है। तो जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आज गई तो वाकई बड़ा खूबसूरत सा मौसम उस वक्त भी था और अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। अफशा की तरफ चलते हैं, बाहर का मौसम वो बताएंगे। जी अफशा। जी बिल्कुल, आसमान पे आफाक पे छाए जो बादल थे वो अब बरस पड़े हैं। सुबह सवेरे का आगाज़ जो है आज वो बादलों से ही हुआ था। सुबह के वक्त जो है हल्की बारिश हुई और अब जो है तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है। मुख्तलिफ मकामात पर शहर के कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, जौहर टाउन, टाउनशिप, पीको रोड, फिरोजपुर रोड, चुंगी अमर सद्दू, नसीराबाद और इससे मुल्क का जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया गया है, जो कि आज के पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि झोंका जब आता है तो 6 किलोमीटर की भी हो जाती है उसकी रफ्तार, और वो इस मौसम को और ज़्यादा हसीन और दिलकश बना देती हैं। हवाएँ भी चल रही हैं, बारिश भी हो रही है और इसी सबको इंजॉय करते हुए शहरी अपने दफातर की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। AQI इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कमी वाजिया हुई है बारिश के हो जाने की वजह से, और शहरियों को उसमें भी सुख का सांस मिला है। महकमा मौसमियात की जानिब से 40 से 20% इम्कानात जाहिर किए गए हैं पूरे दिन में बारिश होते रहने के, मियाँ मी बरसते रहने के, और शहरी जो है इसी मौसम को एंजॉय करते हुए आज पूरा का दिन जो है वो गुजारेंगे। कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं रिमझिम होगी, तो कहीं मूसलाधार बारिश होगी और ये मौसम इसी तरह खिलता रहेगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम खुशगवार है जी, तो अच्छा फील हो रहा है खुशगवार मौसम में आपको? अच्छा है, और मुझे मौसम तो अच्छा है, लेकिन आप मॉर्निंग वॉक कब करने जाती हैं? अच्छा, वो मैंने जिक्र करना है, वो कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है, रखी हुई हैं, तो उसका जिक्र जरूर हाँ, करेंगे। जिक्र करें, दिखा के अगर कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, दिखा के मैं कर फुटेज लीजिए। अभी जरा उसकी रेडी चलें, करा लूं मेरे मोबाइल आप में। मॉर्निंग वॉक करते रहे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप भी किया? मैंने जो है मेरी मॉर्निंग वॉक ही वॉक है भाई। कैसे? और मैं भाई बेड से अपनी एक्सरसाइज शुरू करता हूँ ओहो, और दफ्तर तक एक्सरसाइज करते हुए आता हूँ। अच्छा, पैदल तो नहीं आते आप? मुझे आप दोनों के मुस्कुराने के लिए मुझे अच्छा लगता है, आप जब लोग मुस्कुराते हैं बहुत सारी बातों पे। लेकिन मुझे एक पैगाम देना है मरियम बीबी को कि हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एनसीसी होता था, जिसमें वो दोबारा से जिसमें तरबियत दी जाती थी बच्चों को भी, और उसके 20 नंबर भी दिए जाते थे एक्स्ट्रा। उसमें आपको जंगी माहौल में जिंदा रहने के तरीके बताए जाते थे, आपको सिविल डिफेंस बताया जाता था, आपको आग बुझाने का तरीका बताया जाता था, बंदूक चलाने का। ये दोबारा से शुरू। अच्छा, मुझे याद है हमारे बचपन में हमारे स्कूल में प्रॉपर जो है ना रेस्क्यू की तरफ से लोग आते थे, वो मशक़ें करवाते थे। ये खत्म किन्होंने करवाया था? ये करवाया था प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वालों ने, क्योंकि उनको ये अलग से एक काम बंदे रखने पड़ते थे, तो उन्होंने कहा कि ये ख़त्म ही कर दें। अब सरकारी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ थे वहाँ के बच्चों को 20 नंबर मिला करते थे इसके, वो तो शौक से भी करते थे और वैसे भी सबके लिए ज़रूरी भी है। अगर मैं आपको बताऊं, इजराइल में हर बच्चे को फौजी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, तो वाई नॉट फॉर पाकिस्तान? होनी चाहिए, दोबारा से होनी चाहिए। तो मरियम बीबी के लिए मेरा ये पैगाम है कि भाई ये आज ही ये ऐलान करें कि तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स में जो है हम ये सिविल डिफेंस का और फौजी तरबियत का मेक श्योर कि उसके पैसे ना प्राइवेट स्कूलों वाले लेना शुरू कर दें। आमिर भाई, प्राइवेट स्कूल वाले तो लेंगे ही, आप नहीं लेंगे, वो नहीं, वो तो बाहर गुजरने के लेते हैं, उसके पैसे लेना शुरू कर दे। खैर, जहां पर मैंने जिक्र किया कि हर कोई जो है वो क्योंकि आजकल सिचुएशन ही ये कल से बनी हुई है कि हर बंदा मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी के तमाम मामलात छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ये चीजें जो है वो डिस्कस करे कि दुश्मन ने क्या किया, हमारी पाक फौज का क्या रद्द-ए-अमल रहा, कहाँ क्या हो रहा है। सोशल मीडिया देख लें, घर के ड्राइंग रूम्स देख लें, किचन देख लें, एक ही बात हो रही है। तो सेलिब्रिटीज ने भी कुछ इजहार ख्याल किया, वो आपको दिखा देती हूँ। लें जी, ये हैं जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर सेलिब्रिटीज अपना जो है वो ख्यालात का इजहार कर रही हैं, मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, दुश्मन के नापाक अज़ाइम के खिलाफ हैं। वो भी ये वो तमाम लोग हैं जो हमारे दिलों के बहुत करीब होते हैं, जिनके ड्रामे हम हर रोज, तो जब इनकी तरफ से भी ये चीजें सामने आती हैं तो यकीन मानिए कि आपको लगता है कि पूरी कौम जो है वो एक पेज पे है। आयजा खान हर किसी की पसंदीदा अदाकारा हैं, तो आमिर भाई मुस्कुरा रहे हैं, खुदा का खौफ कर लिया करें। फवाद खान, मतलब हर जानिब से हम देख रहे हैं कि जो खुशी का इजहार किया जा रहा है कि हमारी पाक फौज किस तरह से जो है वो हर तरह के दुश्मन के अज़ाइम से निपटने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर खुशी हो रही थी आयजा खान को देख के, वो मैं ब्रेक में डिस्कस कर लेती हूँ, हमारे साथ ही रहिएगा जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, मैं ना कुछ जहाँ पर लोग हम देख रहे हैं कि अप्रिशिएट करें, कुछ लोग परेशान भी हैं हसन। लोग मैंने कल कुछ लोगों को ये भी डिस्कस करते हुए सुना कि क्या कुछ चीज़ें घर चाहिए, कुछ ऐसी हंगामी सूरत हाल ना हो जाए। ये जब हम कहते हैं ना मशकें की जा रही हैं, अस्पतालों में हाई अलर्ट कर दिया गया है, तो फिर कुछ मासूम लोग परेशान भी जो है वो ना फैलाया जाए, यही एक पैगाम है। देखिए, इस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिससे हर चीज जो है वो बंद हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। लोगों को लगता है दाखिली खारजी रास्ते बंद हो गए तो शायद सब्जियां नहीं बंद। मुझे एक बात बताएं, देखें मामूल के मुताबिक हम सुबह घर से निकले हैं, कल भी निकले हैं, कल मैं वाघा बॉर्डर तक गया हूँ, हर चीज उसी तरह बिल्कुल मामूल के मुताबिक, कुछ भी नहीं था। उसी तरह से लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रहे हैं, उसी तरह से सब्जियों वाले सब्जियां लेके जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज से इख्तलाफ जरूर हुआ, कल स्कूल नहीं बंद करने चाहिए थे, आज भी तो स्कूल खोले हैं। हर दफा स्कूल ही क्यों आमिर भाई बंद कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। चलो, कल उन्होंने इसलिए किया था कि कल रात परसों रात थे, उसमें अंदाजा नहीं था कि शायद दोबारा वो ना करे। जब आपने तमाम हालात कंट्रोल कर ली तो मेरा ख्याल, लेकिन अभी देखे ना बच्चे मासूम जिनकी सोशल मीडिया पे मैं तस्वीरें देख रही हूँ, मेरा बहुत ही ज्यादा हसन ने जो बात की है बड़ी अच्छी बात की है, और ये है कि हमें पैनिक नहीं फैलाना। हाँ। मैं आपको बताऊं आमिर भाई, मैंने लिटरली लोगों को सुना है, भाई जहाँ लिखी होती है ना वहाँ आ जाती है, चाहे जंग है या अमन है या जहाँ भी है। आप एक बात तो अल्लाह पर हमारा यकीन है, हमें मौत
किसी के कहे से नहीं आनी, अल्लाह के कमरे में हुक्म भी से आ आनी जानी, है। सोए हुए भी आ और जानी। वही बात है ना, और जो रात आप खबर में है वो जितना बाहर नहीं। जितना पैनिक फैलाएंगे वो गलत उसका है। नुकसान सब उठाएंगे। और कोई मिसाइल आपके घर में पड़ी 50 किलो गंदम की बोरी दे के वापस नहीं जाएगा, सही याद बात, रखिएगा। ऐसे ही है। कि आपने स्टोर कर ली थी, और भाई कुछ नहीं होने वाला, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जवान हैं वो सरहदों पे जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। तो आमिर भाई परसों हम सोए हुआ। रहे हैं, कल भी सोए रहे हैं, और हमारे सुकून की नींद। फूड बास्केट भरे पड़े हैं, हाँ, ये परेशानी वाली बात हमारे है लोगों को स्टोर, ना। हमारी दुकानें, वाफर गंदम है, वाफर चीज चावल मौजूद है, है। वाफर सब्जियां हैं, फल है, गोश्त है। क्या आपको अल्लाह पर इतना यकीन नहीं रहा कि आपने घर में खाने की और चीजें की स्टोर करने का, ये जो लोग सोच रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और इसका बहुत नुकसान होगा। इंतहाई नेगेटिव सोच है। बिल्कुल सही। हमें तो ये हुक्म है कि आपने हर आने वाला वक्त लम्हा जो है अल्लाह के तवक्कुल पे गुजारना है। आप में तवक्कुल खत्म हो गया है तो आप कहते हैं कि जी मैं बाजार से, और जो लोग ये पैनिक फैला रहे हैं मैं खुदारा उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मुल्क दुश्मनी है, ये पैनिक ना दोस्ती फैलाओ। नहीं है, नहीं। ये अवाम दोस्ती नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी है। कि अगर आप पैनिक फैलाएंगे तो लोग पैनिक होते चले जाएंगे। वो मैंने शुरू में कहा था कि मैं वो बच्चे की सुना रहा था, वो कह रहे थे जंग लग गई बाजियां नाल मैं लुटियां पावा। लोगों को ये इतने रिलैक्स हैं। मैं और आमना नाश्ता करने जा रहे थे बाजार इतवार के दिन, तो मुझे कहती है कि लोग सीरियस नहीं ले रहे जंग को, तो मैं कहा तुम भी ना लो। मैंने कहा होता पता क्या था, यहाँ पे जब भी जंग का माहौल बना हमारे वो ज़हीरा अंदोज़ ताजर सामने आते थे, जो कि हसन कवर भी करते रहे बहुत सारों को, जो चीज़ों को स्टोर करके महंगी कर देते थे। इस दफ़ा लोगों ने इसको इतने मजाक में रखा या इतने उनको मौका ही नहीं मिल सका माहौल ना। में रखा कि लोगों को वो काम करने का, उनको मौका ही नहीं मिला। ज़हीरा अंदोज़ों को और मौका महंगाई ही नहीं फरोशों को ये मौका ही नहीं मिला। तो ये मौका ऐसे ही कभी है। भी नहीं मिलना चाहिए। आप बिल्कुल पैनिक ना फैलाएं, कुछ नहीं वो है। आज भी आमिर भाई प्याज, मैं सुबह आ रहा था तो वो रेडियो पे जो लगा होता है वो 30-40 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो। तो मैं इसको पैनिक 50 किलो प्याज लेके घर पाल नहीं, वही है ना। अब इस चीज को अगर पैनिक की तरफ लेके जाएंगे तो अल्टीमेटली जखीरा अंदोज माफिया जो है उसको फायदा होगा। जाहिर ही बात है। इसलिए बेहतर यही है कि पैनिक ना फैलाया जाए, हर चीज नॉर्मल है और इंशाल्लाह नॉर्मली रहेगी। मतलब बिल्कुल, हमारी फौज इंशाल्लाह, जाग रही तो इसका इंशाल्लाह। मतलब उसको जरूरत नहीं होनी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मीम्स कुछ लोगों की हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जी दिखाइए। अच्छा, ये देखें जी आमिर भाई, ये मेरे ख्याल से अभिनंदन को थोड़ा सा कुछ उन्होंने बनाया हुआ दिखाने की इसने कोशिश कुछ। की है। अभिनंदन। और ये इंडियन इंडियन पायलट पायलट्स के ऑफ हालात सी। देख लें क्या हो रहे हैं। ये राफेल पार्ट्स अवेलेबल इन बिलालगंज में मिल रहे हैं, जबरदस्त। वो यही रह जाता है, और वो कार्ड कबाड़ अब समझा जा रहा है ना। वाह, चेक करें अब क्या रह गया है पीछे। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से वो सही बात है कि आपको सोशल मीडिया को बैन करना ही बनता है पाकिस्तान के जितने, क्योंकि ये सब चीज़ें देख के तो ऐसे ही आपको टेंशन परेशानी रहेगी। अलबत्ता अब ये कि जी अगर हम सीरियस नोट पे देखें तो ये जो हम सारी चीज़ें अभी आपके साथ शेयर भी करते जा रहे हैं कि कंट्रोल रूम कायम किया जा रहा है, और इसके साथ साथ सीएम साहिबा की जानिब से खुसूसी अहकाम जारी किए जा रहे हैं। तो ये पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, ये तैयारी आपको करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। अलबत्ता ये जो फेक न्यूज़, चाहे वो रिगार्डिंग स्कूल्स है और डिफरेंट चीज़ें, प्लीज़ इसको आगे से आगे, क्योंकि मैं सोशल तो मीडिया देखता पर हूँ ये भी तैयारी चीज़ें- क्या, हमें तो हमेशा रहना चाहिए था। हाँ, नहीं हम जिस दुश्मन के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिस हमसाये के साथ गंदे मुसल्लत है सर पर, हमसाये के मुसल्लत है। साथ, हाँ, अजली दुश्मन है। वो उसके साथ तो हमें हमेशा, मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को ये एनसीसी और ये सिविल डिफेंस और ये लाजमी हेल्थ होना की चाहिए, बेसिक उनको जो पता तालीम होना है ये दें उनको। और मैं इसमें कौन सी बात है कि अगर आपकी गवर्नमेंट जो है कोई रूम बना रही है जिसमें वो सर्वेलेंस करेगी, कोई हॉस्पिटल में कहा है कि डॉक्टर नर्सेज छुट्टी ना करें, और डॉक्टर्स को भी मैं मस्ट अप्रिशिएट, हसन ने मुझे याद दिलाया कि उन्होंने बिल्कुल। अपनी स्ट्राइक खत्म की है, स्ट्राइक खत्म की है, हम बहुत उनको एक अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपने इन ऐसे हालात मौके में पे- पाकिस्तान के लोगों को देखा। बिल्कुल, जी ये हाँ। बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया कि उन्होंने अपनी हड़ताल ख़त्म की और वापस अपनी अपनी ड्यूटी पे गए, क्योंकि हालात एक आमिर भाई, इमरजेंसी एक तो जो डिक्लेयर है सिचुएशन ना। में देखे थे ना, कुछ एयरपोर्ट्स पे जो सूरत हाल है ना, जिन लोगों के प्लान होते हैं जिनको आना जाना है, वो थोड़ी सी परेशानी वाली हाँ सिचुएशन ना, मैं है। आपको एक वो बात जरूरी बताऊं, है। हमें जिस गंदे हमसाये से हमारा तल्लक वास्ता पाला पड़ पड़ा है, चुका है। ये परसों रात हुआ क्या कि 57 फ्लाइट्स थी जो कि कमर्शियल फ्लाइट्स थी, Commercial मुसाफिर थे उसमें। उस दौरान उसने हमला किया। ये जो लोग पूछते हैं ना कि भाई वो अंदर तक कैसे आ गए थे, फिर आपने क्यों नहीं किया,
अगर हम उस वक्त रिएक्ट करते तो जो फ्लाइट्स हमारी फिजा में थी उनको नुकसान पहुंच सकता था और उसमें मासूम सिविलियंस लोग शामिल थे। बिल्कुल सही। इसलिए हमने वेट किया कि जब तक हमारे पूरी एयर स्पेस जो है खाली नहीं होती हम रिएक्ट ना करें, और जब हमने रिएक्ट किया तो दुश्मन को भागने का मौका भी नहीं दिया। सही। याद रखें ये बात। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी वो ऐसे कैसे अंदर आ गए, तो भाई 57 फ्लाइट्स हमारे आसमान पर थी, हम कैसे ये काम करते। घटिया दुश्मन से वास्ता है जो बच्चों पर बम गिरा रहा है, उससे वास्ता है। वो तो चाहता था कि पाकिस्तान का मिसाइल किसी कमर्शियल फ्लाइट को लगे और वह बहाना बनाए। हमने इसलिए इसको बंद किया है। जरूर लोगों को परेशानी है लेकिन सारे सेक्टर बंद नहीं है। सियालकोट, लाहौर और कराची 3 सेक्टर बंद है। आपकी इस्लामाबाद से फ्लाइट जा रही हैं, जो लोग परेशान है मुतबादल उसका मिलता चला जा रहा है साथ साथ। हाँ, ऐसे हालात हैं कि दुश्मन हमारा गंदा है, वो जो हमसाया है, जो अजली इसने बता दिया, हम उसके जो है वो साथ रहते हैं, जो कि एक सांप से भी ज्यादा कूड़ मगज दुनिया में सबसे ज्यादा, लेकिन रात को डसते हैं, ये आदत है इसकी। खैर वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सो नाज़रीन, क्योंकि हर ज़ुबान ज़द-ए-आम एक ही टॉपिक है और बहुत अहम ये वक्त है जिसको मेरे ख्याल से जहां हम अपनी पाक फ़ौज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहां दुश्मन के अज़ाइम क्या हैं, क्या हो सकते हैं और माजी में क्या रह चुके हैं, वो भी जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कैसी है, मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ये भी हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शहबाज साहब, जो कि तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शहबाज ने 32वीं PMA तवील कोर्स से तरबियत हासिल करने के बाद 11 सितंबर 1965 को पाक फौज में कमीशन हासिल किया। कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं, वो ज़रूर हम कुछ इनके एक्सपीरियंस पे ये खुद भी रोशनी डालेंगे और इनके साथ साथ तज्जियाकार नासिर बेग साहब मौजूद हैं। तो मौजूदा सूरत हाल कल से लेकर अब तक हमारे मेहमान इस पर क्या तज्जिया करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शहबाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। कल से आज तक की सिचुएशन किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी तक जो सिचुएशन है उसके अंदर अल्लाह ताला का फजल व करम है तो पाकिस्तान फ़ौज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान फ़ौज ने बड़ा एक मुँह तोड़ किस्म का जवाब दिया है इंडिया को, और उनको अभी तक सबक हासिल आ जाना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखें कि ये जो पहलगाम का सिलसिला है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उनका। क्योंकि अगर आपने उनका इंडियन मीडिया को भी ट्राई किया है, द वेरी फैक्ट दे हैव सैक्ड एन एयर मार्शल, अपना एक एयर मार्शल जो है 3 स्टार जनरल, उसको सैक किया एयरफोर्स के। 2 उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सैक किए हैं। एक जो उनके जो वाइस चीफ थे, जो बाद में वॉज कमांडर नार्दर्न कमांड। नार्दर्न कमांड के मतलब मैं बताऊँ कि जैसे हमारी ये पूरा जो कश्मीर का इलाका है जिसके अंदर 2 और कोरे हैं, तो उनका जो नार्दर्न कमांड है वो उस पूरे कश्मीर को कंट्रोल करता है। अच्छा। और जब ये पहलगाम में हुआ तो आई एम कोटिंग फ्रॉम द इंडियन मीडिया, तो जो मैंने फॉलो किया उसको, तो उसके अंदर ही वाज आस्क्ड टू शो रिएक्शन। अच्छा। तो उसके अंदर उसने जवाब दिया है कि जी मैंने तो देखा है कि जो बंदों ने हमला किया है वो BSF के हेडक्वार्टर को भागते हुए जा रहे थे। अच्छा। वो वी हैव दैट एविडेंस, तो मैं तो एक्शन नहीं ले सकता इसके ऊपर। When he said this reply to Modi, he was immediately removed from command and taken to Delhi, और आप पता नहीं उसको क्या कहते हैं जी, शायद अंडमान आइलैंड्स उसको भेज दिया गया है सज़ा के तौर पे। वहाँ एक कमांड होती है उनकी, वहाँ भेज। लेकिन अगर आप इसका तज़िया करें और आप देखें कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कमांडर नॉर्दर्न कमांड है, जिसके ज़ेर कमांड सारे का सारा कश्मीर है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेह टू श्रीनगर, उसने रिफ्यूज़ किया है। बिकॉज उसने ये जवाब दिया है कि अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो कुछ मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट हुआ है पहलगाम के अंदर, उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जी वो इट वाज प्लान्ड बाय देम और BSF के हेडक्वार्टर में लोगों को जाते हुए देखा गया है। अच्छा। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट एक्चुअली इज कमांडर नॉर्दर्न कमांड ही हैड दैट। जब उसने ये जवाब दिया तो दे इमीडिएटली रिमूव्ड हिम कमांड। और ये हमें देखना चाहिए कि दिस नॉट द फर्स्ट टाइम ये हुआ है, इससे पहले जो पुलवामा में हुआ, हर जगह पे उन्होंने ये सारा करके हमें ब्लेम कर, और ये उनका माइंडसेट है। और इसके अंदर हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, इस सारे दिमाग के पीछे जो असल दिमाग काम कर रहा है वो इजराइल का दिमाग है। बिकॉज इजराइल का दिमाग जो है वो इनको साथ मिला के चला रहा है मोदी। वरना मोदी तो चाय बेचने वाला आदमी है जिसको यू शुड गो बैक
और उसके अंदर आपको पता है और शायद इस सिचुएशन के बाद बनता भी यही है। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो उनके लेजिस्लेचर्स हैं अपोजिशन के, उन्होंने कहा है कि मोदी साहब को वापस जाके चाय बेचनी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज वट एवर ही इज डूइंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ इसराइलीज, बिकॉज इसराइलीज को पता है कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच हैज़ ए न्यूक्लियर एसेट्स विद देम, और अगर उन्होंने करना है तो आई एम श्योर इंशाल्लाह पहला जो गोला मारेंगे हम इसराइल पे मारेंगे, बिकॉज जो जुल्म गाजा में कर रहे हैं उसके अंदर दे लो कि सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान से हो रही है, बिल्कुल, जिसकी वजह से। तो ये एक थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता, दूसरी मैं बात इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप देखें तो उनके अंदर जो भी उनकी असेसमेंट उनके जर्नलिस्ट कर रहे हैं वो शोर मचा रहे हैं, और वो वही लाइन टो कर रहे हैं जो उनको मोदी ने लाइन दी है, या जाहिर बात है उसके बगैर गुजारा नहीं है, वो और कुछ दिखा नहीं सकते, पाबंद है। अच्छा, अब उसके अंदर यह है कि आप देखें कि 9 जगहों पे उन्होंने हमला किया है विद 24 मिसाइल्स, एंड दे हैव क्रॉस्ड द इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है उन्होंने। और उसके अंदर ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट है कि आप अगर तो कन्फाइन करते जैसे कारगिल वॉर जब हुई थी 99 में, इस वॉज ऑल्सो कन्फाइन टू जम्मू एंड कश्मीर, कारगिल एरिया तक, वो इंटरनेशनल बॉर्डर तक नहीं उन्होंने रिएक्शन किया। हालांकि वो उन्होंने पूरी अपनी बूफर गन्स लगाई, पूरी की पूरी बूफर गन्स वहाँ ले आए और सारा, बट दे कन्फाइंड देमसेल्व्स टू जम्मू एंड कश्मीर, कारगिल सेक्टर में। कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पे उन्होंने कोई हमला नहीं किया, हालांकि वो भी मुजाहिदीन का उनको था कि मुजाहिदीन आए हैं, बट दे नेवर रिएक्टेड। उन्होंने उस वक्त उनको भूल गए थे कि ये भावलपुर में भी इनके मदरसा है और उधर, अब मुरीद के तो वैसे ही खाली है, शायद आप लोगों को पता है कि उसमें तो कोई भी नहीं है, मदरसा ही नहीं है, खाली है, अब तभी वहाँ कोई जख्मी भी नहीं हुआ। भावलपुर के अंदर एक मदरसे के अंदर उन्होंने बिलाल मस्जिद को टारगेट किया है, और वहाँ जो लोग शहीद हुए हैं उनमें बच्चे हैं, इस तरह जो बाकी और जगहों पे किया है। तो ये एक इजराइल की लाइन पर चाहिए, इजरायली भी कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं गाजा के, दे नीड टू बी टारगेटेड। तो ये हमें समझना चाहिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बिल्कुल, अनलेस एंड अनटिल वी टेक एन इमीडिएट एक्शन, और इससे ज़्यादा सख्त एक्शन। ठीक है, हमारी एयरफोर्स ने एक्शन लिया है, उनके 6-5 हैं और एफएल 3 राफेल जहाज गिराए हैं उनको, बट उसका चूंकि वो श्रीनगर में गिराया है तो अभी तक उनका एक ही उन्होंने ओन अप किया है। जी बिल्कुल। तो अभी जब तक ऐसा तो उन्होंने 3 कर लिया अभी इंटरनेशनल मीडिया पर, क्योंकि पिक्चर्स एक की आई हैं, तो वो बिल्कुल तो उसके अंदर जब तक हम कोई ऐसा, मैं सॉरी टू कोट यू, थोड़ा पंजाबी की मिसाल दूंगा, कहते सुते पुत्र दा मुंह चुमिया, ना प्यू सरसान ना माऊ सरसान। जब तक आप इनको ऐसा थप्पड़ नहीं मारेंगे, यू विल नॉट क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, ताकि हम भी अगर कहीं दिल्ली गुड़गांव के पास जाके मारें उनको, या राजस्थान में मारें, ताकि वो भी फिर उनका मीडिया रिपोर्ट करेगा, देन ओनली दे विल लर्न द लेसन, बिकॉज दे नीड। ये वो लोग हैं जिनको अगर एक थप्पड़ मारे तो 2 थप्पड़ मारे। बेसिकली मुझे लगता है हमारी स्ट्रेटजी अभी तक फिलहाल ये थी कि बड़ा अच्छे तरीके से चला जाए, हम खुद से पहल नहीं करना चाह रहे थे ना, बिल्कुल। तो हमने तो सिर्फ वो किया जिसका जवाब देना था, एक्शन पे रिएक्शन किया। तो पूरी दुनिया में इस चीज़ पर जो है वो इन पर जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि किस तरह से रिहायशी इलाकों में जाकर और बच्चों को निशाना बनाया गया। और दूसरा इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो स्पीच है ना, जस्ट अ फ्यू डेज अर्लियर, जब उन्होंने वो वहाँ एक स्पीच की एड्रेसिंग ऑल दी लीडर्स सबको, वो जो स्पीच थी, दैट इज़ व्हाट हैज हर्ट देम मोस्ट। वो शायद आपने पता नहीं उसको नोटिस लिया है कि नहीं, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो हर्ट की है ना, वो जनरल आसिम मुनीर की वो स्पीच है विच वॉज गिवन फ्यू डेज अर्लियर, और जिसके अंदर उन्होंने कहा जी हमने पहलगाम का हमारा कोई तल्लक ही नहीं, आप इंक्वायरी कर लें, चेक कर लें। तो दैट वाज अ वेरी हार्ड हिटिंग स्पीच, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं और आपका बदला पूरा लेंगे। दैट इज़ व्हाट द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, शायद आपने देखा होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि द टफेस्ट मैन हैज कम नाउ, एंड जनरल आसिम मुनीर की उन्होंने ये बात की, और ये इंडियंस को बहुत हर्ट किया है कि अच्छा इतना उसने चैलेंज किया, दैट इज हाउ देन दे रिएक्टेड। तो मेरा भी ख्याल है कि इनको हमें सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। दिस माय स्मॉल। बिल्कुल आपने सही कहा। नासिर बेग साहब, झूठ पे कहाँ से पहलगाम से वो सिलसिला शुरू हुआ, बुनियाद भी उसको बनाया गया, झूठ का एक बुलंदा तैयार किया गया, हमने तो कहा एविडेंस दिखाएं और सामने आ जाए, वहाँ पे भी ना दिखाए गए, अब भी मुंह की खाना पड़ी। कैसे देखते हैं इस तमाम सूरत-ए-हाल? दरअसल ये एक इस तरह का ऑपरेशन है, इसकी इतनी डायमेंशंस हैं और इसकी इतनी तहें हैं, ये मैं आपको बताऊं कि इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ जस्ट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू। इसके पीछे बहुत वर्किंग हुई है।
इसके अंदर देर टेस्टिंग योर वाटर्स एज वेल। वो चेक कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कहाँ कहाँ पर प्रोब करेंगे। जैसे कि कल साहब भी बता रहे थे कि आपका हिंदुस्तान के साथ जो सरहद है वो 3 किस्म की सरहद है। एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो ऊपर कश्मीर की साइड पे है, वो डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। उसके बाद एक वर्किंग बाउंड्री है जो कि सियालकोट सेक्टर में है। वर्किंग बाउंड्री में भी इट इज़ नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर। आज तक इससे पहले जितना भी कोई मस्तियां हुई हैं वो वर्किंग बाउंड्री और एलओसी में हुई हैं। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि अगर मुरीद के को या बहावलपुर को निशाना बनाया गया तो इसका मतलब है दे हैव क्रॉस्ड एन इंटरनेशनल बाउंड्री। बिल्कुल। और जो टारगेट्स वो सिलेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह के वो क्लेम्स कर रहे हैं, मेरा खैर ये मैं अपने प्रोग्राम से भी बारहा बता चुका हूँ कि ये एक बहुत प्लान मेटिकुलसली प्लान्ड है। इसका एक फैक्टर जो है वो इंटरनल इंडियन पॉलिटिक्स है। कश्मीर के अंदर लिथियम के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर मिले हैं जो कि मोदी साहब अडानी को देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते थे कि कश्मीरियों में वहाँ पर दोबारा से टूरिज़्म बने, वो स्ट्रॉन्ग हो। ये एक बहुत ज़रूरी था वहाँ पर लोगों में खौफ व हरास पैदा किया जाए, क्योंकि अडानी और अंबानी के बस सिरे पे वो चल रहे हैं उनके पैसे से। एक चीज़ ये थी। दूसरा फैक्टर मुसलमानों और कश्मीरियों को टारगेट करना था, आपस में एक कम्युनल राइट्स, क्योंकि ये हेट्रेड की सियासत करते हैं। इनकी राजनीति नफरत की राजनीति है। ये उसी के ऊपर थ्राइव करते हैं और उसी के बलबूते पर इनका बिहार में इलेक्शन आ रहा है, बंगाल में इलेक्शन आ रहा है। ये तो इंटरनल डायनामिक्स हो गए। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर चाहे BLA हो, चाहे तहरीक तालिबान हो, TTP हो, ये इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। इनके जो काउंसलेट्स वहाँ पर हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, उनके थ्रू सपोर्ट करते हैं। तालिबान से जाकर ये मिले हैं, ठीक है, उनको बताने के लिए कि आप बस खामोश रहिएगा, न्यूट्रल रहिएगा। एक डायमेंशन वो थी कि हम इनको यहाँ पर प्रेशराइज करेंगे, कोई फोर्स मूव करेगी, वहाँ पर हम एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे। और तीसरा एक इंटरनेशनल फैक्टर है, वो ये है कि इजराइल बीइंग द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान उनको कभी भी वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करते। ऐसी नेतन्याहू हो, कोई और इजरायली प्राइम मिनिस्टर हो, पॉलिटिशियन हो, दे ऑलवेज क्रिटिसाइज पाकिस्तान एंड दे नो दैट दिस इज वन कंट्री विद ग्रिट विद अ बैकबोन। और आप देख लें, अभी भी उनके वहाँ पर तस्वीरें आ रही थी उनकी मेट्रो के स्टेशन के बाहर, जो लोग जिस तरह अभी आपके दरवाजे से निकल के लोग बाहर जाएं मेट्रो स्टेशन पे, और दरवाजे के आगे उन्होंने 3 झंडे लगाए हुए थे, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का और फलस्तीन का। सो दिस टेल्स यू द माइंडसेट दैट फ्रॉम वेयर इज इट कमिंग। इट वाज अ कंप्लीट false flag operation. There was not even a shred of any evidence. ना उन्होंने किसी इंटरनेशनल मीडिया में दी, ना कहीं और दी। ऐसे ही है। और ये सारे का सारा एक फॉल्स नैरेटिव था, इसलिए कि वो ये कर सके जो उन्होंने अब किया। और अब वो आपके रिएक्शन का वेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है पाकिस्तान के लिए। हाउ वी रिस्पॉन्ड, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू वर्क। वो जो सफेद झंडा लहराया गया, अब वो क्या बातचीत करना चाह रहे हैं? डर गए नहीं, हैं? वो ऐसी बात नहीं भाग बैठ गई जी। बात यह, क्योंकि मैं भी आई कमांडेड ए यूनिट अपोजिट कारगिल 1978 में। जी जी। 78 टू 83 साल में कारगिल के अपोजिट होल्डिंग में यूनिट कमांड की, तो हमारा वो LOC के साथ था। उससे पहले भी इस तरह होता ये है कि जब ये ऐसी कोई मीटिंग होती है जिसके अंदर कोई फायरिंग हो जाती है, मिस फायरिंग, तो सफ़ेद झंडे का मतलब होता है कि आइए हम बातचीत के लिए जो लोकल कमांडर होता है वो बातचीत करते हैं। लेकिन ये 4 जगहों पे उन्होंने सफ़ेद झंडा दिखाया है, और उसकी रीज़न ये है कि एक तो हमने उनका जो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उसको टारगेट किया और उसको तबाह किया। एक हमने उनकी जो पोस्ट थी जिसमें एक 6 महार यूनिट थी, उसके बटालियन हेडक्वार्टर को टारगेट किया। और बाकी चिकोटी के अंदर जो सामने वो हमारे यहाँ, बिकॉज चिकोटी आपको पता है ना मेन रोड है गोइंग टू श्रीनगर फ्राम मुजफ्फराबाद, तो चिकोटी इज़ द लास्ट हमारा जो ऑपरेशनल एरिया है, तो वहाँ पर उन्होंने किया। तो ये फ्लैग जो है ये इज़ बाइंग टाइम मेरे असेसमेंट के अंदर। अच्छा। कि ये शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे, वो झंडा लहरा कह रहे हैं कि जाओ बातचीत करें ताकि हमें कुछ टाइम मिल जाए। जिसको नुकसान हुआ होगा, कुछ बंदे उनके जख्मी हुए होंगे, कुछ बंदे उनको उठाना होगा। दे आर बाइंग टाइम। वो जो है ना वो क्रोकेड लोग हैं, वो मुनाफिक लोग हैं, उनकी आप एतबार नहीं कर सकते कि वो जाके फ़ौरन उन्होंने कहा जी। बिकॉज जो वाइट फ्लैग का मसला होता है, हमने भी काफ़ी फ्लैग मीटिंग की हैं, वो होता है कि पीस लोकेशन के अंदर कोई बंदा आपका LOC क्रॉस कर गया है या कोई आपसे गलती से कोई फायर हो गया है, तो आप उसके अंदर निगोशिएट करते हैं कि अच्छा यार हमारा बंदा वापस कर दो, या इंडियन का बंदा को आया कई दफा, तो पीस लोकेशन के अंदर। ये तो अब तो वॉर है, इट इज नॉट पीस।
तो इसके अंदर कौन सी वो बातचीत कर रहे हैं? दी ओनली थिंग दे डूइंग, वो 4 जगह जो झंडा दिखाया है, दैट मीन्स कि दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड, वो उनकी पोस्टें तबाह हो चुकी हुई हैं। अब वो वाइट झंडा कह रहे हैं कि अभी ना मारें भाई, हमें अपने बंदे उठाने थे। दे डोंट वांट, बिकॉज वहां नेगोशिएशन तो नहीं करनी है ना लोकल कमांडर ने। तो दिस इज द बेसिक रीजन कि वो दे आर बाइंग टाइम कि हमें किसी तरह अपने दुश्मन को निकालने की कोशिश की जाए। मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि आप बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। अच्छा जी, हमने कुछ माजी में देखना है कि हमेशा हम तो देखते ही आ रहे हैं कि मुंह की खाना पड़ी है, लेकिन माजी में भी क्या यही गलतियां बार बार इंडिया की जानिब से की गई? इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये भारत की शातिराना चालें क्या माजी में भी ऐसे ही चलते रहे और ऐसे ही मुंह की खाते रहे? जी बिल्कुल इसी तरह। अगर आप इसको थोड़ा सा हिस्ट्री को ट्रेस करें तो 48 कश्मीर ऑपरेशन से शुरू कर दें। आप देखें कि उस तरह किन्हों ने, क्योंकि पुंछ जब रिबेलियन शुरू हुई थी अगस्त के अंदर, तो उस वक्त से जब आया तो महाराजा के साथ इन्होंने कैसे मिल के और इन्होंने एक प्लान किया और शातिराना चाल के ज़रिए झूठा का, यानी कि हमारे से ऑलरेडी एक वायदा हो चुका हुआ था महाराजा कश्मीर का पाकिस्तान के साथ, बिकॉज वी हैड ए डायरेक्ट लिंक विद दिया। उस वक्त से अगर आप देखें तो उस वक्त से इन्होंने फ़ौरन, मानिक शाह उस ज़माने में ब्रिगेडियर था, ही वेंट देयर अलॉन्ग विद सेक्रेटरी, और लड़ाई के बाद उन्होंने वो एक फॉल्स फ्रॉड बना के कि जी उसने इसमें तो माहिर है ना, तो कहानियां घड़ने। इसी तरह अगर आप देखें कि उसके बाद चलता रहा। फिर 62 के अंदर जब इंडिया चाइना वार हुई तो उन्होंने चाइना के साथ जब ये कन्फ्रंटेशन की, देन दे लर्न कि भाई चाइना इज़ नॉट दैट कि आप उसको समाएं। फिर चाइना के साथ जो उनकी इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई, कैसे वो भागे वहाँ से चोटियों को छोड़ के। फिर ये 65 वार के अंदर आप देख लें, रन ऑफ कच्छ ऑपरेशन से शुरू कर दें, क्योंकि उसके अंदर एक मुआहदा हो गया था क्योंकि जॉन एफ कैनेडी ने जब कहा कि जी हम आपको कश्मीर का मसला हल करने देंगे, तो अगर आप शायद नहीं बच्ची थी, आपको नहीं पता होगा, आई रिमेंबर आई वाज देन इन PMA, तो शेख अब्दुल्ला आए थे पाकिस्तान। अच्छा। और उन्होंने बड़े फिर यहाँ जलसे वगैरह किए, मुजफ्फराबाद में भी ये वो, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान नेहरू मर गया। तो वो जो एक डील होने लगी थी कश्मीर के मतलब, वहाँ भी उन्होंने इमीडिएटली जब वो वापस गया तो ये एक और शातिराना चाल उन्होंने कि वो बिल्कुल फिर झूठ बोला कि नहीं जी ऐसी तो कोई हमारे पास नहीं है, एविडेंस नहीं है। तो वो फिर बात, और फिर रन ऑफ कच्छ के अंदर जो उन्होंने किया वो भी एक था कि उनकी ऐसी शातिराना चाल थी कि दे वांटेड टू गेट ओवर दोस वाटर्स। वो फिर जाके उनको मुंह की खानी पड़ी कि वो ब्रिगेडियर इफ्तिखार जंजुआ के बाद में जनरल बने, उन्होंने जाके उनको शिकस्त फाश दी, वहाँ से भागना पड़ा उनको। उस वक्त फिर शास्त्री ने एक बयान दिया था कि वी विल चूज ए प्लेस ऑफ आर लाइकिंग। ये अब देखें ना, उस वक्त भी उन्होंने ये प्लान किया। और फिर रन ऑफ कच्छ के बाद जब हम सारी फौजें वापस आ गई, यानी कि एक सीज फायर हो गया अंडर द यूनाइटेड नेशंस एंड वी ऑल केम बैक, और यूनिटें अपने में जब बांट रही, उस वक्त फिर उन्होंने रात के अंधेरे में फिर अटैक किया 65 वार में, क्योंकि मेरी यूनिट तो उस वक्त इन्वॉल्व थी। राजा अजीज भट्टी निशान हैदर को जब मिला, अच्छा, तो मैं उस वक्त हम PMA में थे और हमारा फिर जल्दी से पासिंग आउट हुई 11 तारीख को, और वी केम टू BRB। मैं राजा अजीज भट्टी साहब जब शहीद हुए उनके 2 दिन के बाद मैं यूनिट को ज्वाइन की। अच्छा। तो जो राजा अजीज भट्टी साहब की शहादत है उसके अंदर भी आप देख लें कि 5 तारीख को हमें इंफॉर्मेशन की तो रखी की, और राजा अजीज भट्टी निशान हैदर वो एक टर्किश डेलीगेशन को डील कर रहे थे, यानी कि हमें पता ही नहीं था। और फिर उन्होंने रात के अंधेरे में, और शफकत बलोच साहब जब भटियारा ड्रेन पे पहुंचे तो वो लोग वहाँ से गांव वाले हैं, तो उन्होंने कहा जी वो इंडिया ने तो हमला कर दिया। अच्छा। और नेचुरली इट वाज अनबिलीवेबल। और फिर जाके वो जो भी, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट 65 वार बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ सेपरेट डिस्कशन, वी गेटिंग बैक टू। तो वो जो आपने बात की है ना, ये शातिराना, ये हैं चाणक्य के गुलाम। अच्छा। और उसके अंदर अगर आप देखें कि 2 बड़ी मशहूर किताबें हैं, एक प्रिंस मैकियावेली और दूसरी ये चाणक्य जो है। और ये जो है ये इसके अंदर शातिराना चालें, और नेहरू जैसा आदमी जिसको हम बड़ा समझते हैं कि बड़ा पीस लिविंग था, उसके बेड साइड टेबल पे पड़ी होती थी चाणक्य। अच्छा। ये उस जमाने से उस जैसे लोग, नेहरू जैसे लोग जो हैं, वहां से इसके फॉलो, हाँ वो फॉलो। और वो फिर ये शातिराना चालें उसने जो बताई कि किस तरह दुश्मन को धोखा देना है, किस तरह फॉल्स फ्लैग एक्शंस करने हैं, किस तरह ये सारे का सारा वो चाणक्य की जो फिलॉसफी है उसको फॉलो कर। बिकॉज उसी ज़माने में अगर आप देखें तो चाइना के अंदर संतजू था, जिसकी मिलिट्री राइटिंग है संतजू 500 BC के, लेकिन उनकी जो राइटिंग्स हैं
वो एक बड़ी प्रैक्टिकल और अच्छी पॉजिटिव साइड पे हैं। सही। ये ट्रेनिंग के मुताबिक उनके उसके अंदर ये कोई शातराना चालें ऐसी नहीं हम है। कहेंगे नहीं शातिराना चालों को फॉलो करते रहे और इसी तरह से मार खाते रहे, मुंह की मार खाते खाते रहे, रहे। बिल्कुल करते रहे। हमारी तरफ से हमें तो ज्यादा खुशी है कि इस तरह से इनको मार पड़ती रहेगी। मैं नासिर साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, ऑब्वियसली ये सब प्लान करने से पहले, ये सब ड्रामा करने से पहले मोदी सरकार के ज़हन में चालें तो बहुत सारी चलती जा रही होंगी। मकबूलियत ज्यादा बनाने की कोशिश में वो तो हाथ धो बैठे हैं, अपने ही उनके कितने धड़े जो हैं वो अब उनके खिलाफ हैं। सो बहुत मुश्किल नहीं हो गई? देखिए, हिंदुस्तान में इस वक्त एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग मोदी। वो अब्राहम लिंकन का एक कॉल है कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर अ लिटिल टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इस तरह नहीं होता। ये जो हिंदुत्व का एक जुनून उन्होंने लोगों के ऊपर तारी कर दिया हुआ है, इनको भारतीय मीडिया में या भारत के लोग कहते हैं अंधभक्त। अच्छा। ये वो अंधे भक्त हैं, मतलब ये कि who are blind believers, चलते चले जा रहे हैं उसपे। तो वो बस उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है। उनको सिर्फ उन्होंने एक एम दे दिया है कि तुम हिंदू हो, ठीक है। ध्रुव राठी एक बड़ा मशहूर इंडिया का यूट्यूबर है जो जर्मनी में होता है, उसके एक एक वीलॉग पर, एक एक पॉडकास्ट पर 60-70 मिलियन व्यूज होते हैं। अच्छा। ठीक है। और इस दफ़ा हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को, जो इनको उतनी सीटें नहीं मिली और इनको एक वो कोएलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़ा, इसमें बहुत बड़ा हाथ ध्रुव राठी का है। उसको भी डेथ थ्रेट्स मिलती हैं, उसको देशद्रोही कहते हैं, उसको को भी कुछ कहते हैं तुम हिंदू मजहब को के साथ गद्दारी कर रहे हो। उसने ना इनकी 4 स्टेजेस आइडेंटिफाई किए हैं जिस पे ये काम करते हैं। पहली स्टेज ये बताना कि तुम हिंदू हो, तुम सुपीरियर हो, तुम एक सुपीरियर रेस हो। आपको बहुत सिमिलैरिटी नजर आएगी सर हिटलर के साथ। अच्छा। पहले कहा कि आप एक सुपीरियर रेस हैं। स्टेप 2 में ये कहा कि तुम्हारे आबाओ अजदाद के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों ने आके तुम्हें मारा, फलाने ने किया, फलाने किया, इन लोगों ने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं, तुम सुपीरियर थे, तुम्हारे साथ ज्यादतियां हुई हैं। और उसके बाद तीसरी स्टेज इनको ये बताई जाती है कि भाई तुम लोगों ने वापस अपना मुकाम हासिल करना है, बदला लेना है, ये एहसास महरूमी जो है ना, इसको तुमने किसी तरीके से वापस पूरा करना है। सही। और चौथी स्टेज ये है कि मोदी साहब को परमात्मा और भगवान बना देना है। इन 4 स्टेजेस को फॉलो करते हुए इन लोगों ने उन लोगों को एक ब्रेन वॉश कर दिया। अब ये सारी की सारी जो चालें हैं, ये बेसिकली मोदी साहब हिंदुस्तान के अंदर बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल। एक डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा साहब हैं, मैं उनके पॉडकास्ट सुन रहा था, उन्होंने क्वेश्चन किया है बहुत कुछ। उन्होंने कहा है कि आप मुझे बताएं कि किसी सीसीटीवी कैमरा में अगर ये लोग आए, आजकल तो हर बैंक, हर गली, हर घर के बाहर है, बिल्कुल ऐसे, किसी ने नहीं पकड़ा, बिल्कुल ऐसे, कोई खून का धब्बा नहीं, कोई निशान नहीं। तो भाई आते हुए जाते हुए आप हमें 3री क्लास के बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग्स दिखा रहे हैं, मतलब आप कैसे ऐसे हो सकता है कि आज के दौर में कोई सैटेलाइट फुटेज नहीं, कोई इन्फिल्ट्रेशन की किसी जगह पर, हाउ द हेल इज इट पॉसिबल? इट इज समथिंग दैट चैलेंजेस योर सैनिटी, योर लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये किसी की भी इंटेलिजेंस को इंसल्ट करने वाली बात है। और द सैडेस्ट पार्ट इज कि वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम, दे हैव नॉट कॉल्ड आउट ऑन देम। और ये टाइम जो इन्होंने चुना है, ये बड़ा सोच समझ के चुना है, क्योंकि उनको पता है कि वेस्ट सारे का सारा इस वक्त जो ट्रंप की ट्रेड वॉर है उसमें उलझा हुआ है, चाइना को भी मुसीबत पड़ी हुई है, वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोपियन पूरी यूनियन को भी। तो ये इन्होंने इसलिए किया कि हमारी कोई थोड़ी सी कोई इज्जत बच जाए। आगे बिहार में इलेक्शन है, और बिहार जो है उसके बारे में हिंदुस्तान में कहते हैं जो बिहार जीत जाता है, जो बिहार पे हुकूमत करता है वही हिंदुस्तान पे हुकूमत करता है। तो उनको अभी बिहार की फिक्र पड़ी हुई है, और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं टू रीगेन दैट पॉपुलैरिटी, कि हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, हमने बकौल उनके कि जो भी है, ये अलहदा बात है कि उन्होंने अपने $1 बिलियन का नुकसान एक रात में कर पाया और मुंह की खाई है। लेकिन ये कि दिस इज समथिंग दैट दे आर प्लानिंग कि हम कोई पॉलिटिकल गेन हासिल कर सकें,
buoyance लेकिन वो भी achieve कर उल्टी सकें। चाल ही हो गई। और- ब्रेक का कहा जा रहा है जी, हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दुश्मन की साइकी को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो अभी तो जो हुआ, अब आगे की असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। क्या चाल अब चल सकता है दुश्मन? अभी देखा ना, अभी उसने चालें ख़त्म नहीं की, क्योंकि उसने जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, दैट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ, अगर आप देखें, इट वॉज कन्फाइंड टू जम्मू एंड कश्मीर, उससे बाहर नहीं निकले। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने एक ऐसी चाणक्य की चाल चली है कि दे हैव क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। बिल्कुल। अब जो इंटरनेशनल बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया है, दे आर असेस कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे उनको कितनी उसको रिएक्शन होता है, कि क्या इंटरनेशनल लेवल पे उनको वो सपोर्ट मिलती है कि नहीं, क्योंकि ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है जिसके अंदर उन्होंने क्या, अब हमारे लिए 3 ऑप्शंस हैं हमें जो करना चाहिए मेरे ख्याल में फॉरवर्ड, कि इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें पूरी जो कौम है, अब देखिए 65 वॉर में फील्ड मार्शल यूं खां की 3.5 मिनट की तकरीर थी, मैं उस सेकंड लेफ्टिनेंट जमान में सुनी तकरीर, उसके अंदर इतना वलवला और जोश आ गया कि पूरा नेशन इकट्ठा हो गया। ऐसे ही उन्होंने कहा है, हमारे वो जो 18 करोड़ अवाम जिनके दिल सीने धड़कते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की आखिरी तोबा ठंडी। ये एक जो है ना, इसके लिए हमें सबसे पहले कौम को इकट्ठा करना है, पूरी कौम को, स्टार्टिंग फ्रॉम बलोचिस्तान से लेके वो नॉर्दर्न एरिया तक, कि सबको इकट्ठा करें। और उसके लिए हमें ऑल पार्टीज अगर कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, जो भी करना पड़ता है, और इसके अंदर एक बड़ा पॉजिटिव हमने देखा है कि नेशनल असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर जो तकरीरें हुई, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो हैं उमर अफरीदी ने, उमर अयूब ने, वो सारी इकट्ठी होगी। अब उसके साथ इसको हमें और स्पिरिट को, 65 स्पिरिट की लाने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि हम फॉरेन ऑफिस को इसके अंदर हमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है, और ताकि फॉरेन जो हमारे रिलेशनशिप है उसके जितने भी हमारे दोस्त हैं, चाइना है, मिडल ईस्ट है, जितने भी हैं, मलेशिया है, टर्की है, जिन्होंने बड़े पॉजिटिव सिग्नल दिए, उनके साथ जाके हम एक डेलीगेशन भेजें फॉरेन इमीडिएटली, जाके वो उनको टेक देम ऑन बोर्ड और उनको पूरी ब्रीफिंग दें और उनको ये समझाया जाए कि जी हमारे साथ कितना जुल्म हुआ, कि दे हैव क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। बिल्कुल, आपकी सजेशन भी बहुत जबरदस्त है नासिर साहब। और तीसरी लास्ट पे है कि उसके बाद उनको फिर बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए वी शुड आल्सो क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। हमें भी चाहिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाके राजस्थान के अंदर टारगेट्स, दिल्ली के नज़दीक टारगेट, ताकि जब तक हम उनको उधर हिट नहीं करेंगे, ये हिंदू जो है ना, उस तक उसको चैन नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से उनको बाखूबी अंदाजा हो चुका है कि हम ये भी कर सकते हैं। जा तो ये इंशाल्लाह ताला की प्लान, और आई एम श्योर बीइंग एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आई एग्जैक्टली नो कि हमारे जो हायर लेवल पे हैं तो जो है, बिकॉज इसके देखें ना, एक पॉजिटिव साइन आपको ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद गए एयर हेडक्वार्टर्स में, उनको अप्रिशिएट किया कि जी देखिए दिस कोल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 3 सर्विसेज। तो इसके अंदर आई एम श्योर कि हायर लेवल पे जो हमारी प्लानिंग होती रहती है हर वक्त, उन्होंने ऑलरेडी ये सोचा होगा। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वो दे मस्ट ऑलरेडी बी थिंकिंग कि ये तो इन तीनों चीज़ों को, फॉरेनर्स को, अपने नेशन को, और दूसरा बिफिटिंग रिप्लाई। बिल्कुल, ये जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज की खिलाफ वर्जी की मेरे ख्याल से पूरी दुनिया इस पर तनकीद तो कर ही रही है, लेकिन ये सजेशन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। देखें, ये तो पाकिस्तान डेफिनेटली इज़ गोइंग टू गो टू द इंटरनेशनल बॉडीज़। ऐसा नहीं है कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना जाएं, आप इस फोरम को डिप्लोमेटिकली, आपका फॉरेन ऑफिस इसको टेक अप ना करे, ऑलरेडी वो कर रहे हैं। और बाकी जो वेस्टर्न मीडिया है उस उधर भी ऑफ कोर्स एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। और ये केस पाकिस्तान अपना प्लीड करेगा कि ये जो किया है ये बिल्कुल गलत किया है, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। जिस तरीके से वो पानी बंद करने का, उसका भी पाकिस्तान ने कहा कि दिस इज़ वाटर टेररिज्म। और इस असल में जैसे कर्नल साहब भी कह रहे थे, मेरा ख्याल है कौम तो यूनाइटेड है, इसमें तो कोई मुझे डाउट नहीं है, ठीक है। मुझे एक भी ऐसा कोई शख्स दिखाई नहीं दिया, हमें और बच्चा, बूढ़ा, जवान ऐसे ही है, और स्पिरिट इज देयर। आई पर्सनली बिलीव दैट व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन द मिलिट्री फ्रंट, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द पीपल, जो कि कमांडर हैं, कमांडर्स हैं, दे नीड टू डिसाइड
that what kind of reply they need to give, what kind of response needs to be given, जो कि already DG ISPR ने कहा है कि हमें फ्री हैंड दे दिया, जिस तरह करना है, जहां करना है, ये तुम्हारी मर्जी है। हाँ। एक चीज तो ये है, अब वो किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दे आर गोइंग टू डिसाइड बिकॉज दे नो द बिगर पिक्चर। सेकेंड थिंग इज कि डिप्लोमेटिकली दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन अप इन इंटरनेशनल बॉडीज, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे आप इस्लामिक OIC हो, चाहे आपके अपने लाइक माइंडेड जो इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना है, ईरान है, मलेशिया है, जो लोग ऑलरेडी इन हैं, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका है, यूरोप में। आई थिंक वहाँ पर हमें अपनी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो गेयर अप करने की ज़रूरत है। एंड दिस नीड्स टू बी, जिस तरह इंडिया बार बार झूठ बोल के इतना प्रोपेगेंडा करता है, तो कम से कम हमें सच को इतना प्रोपेगेट करना चाहिए और इतना ड्रम बीट करना चाहिए, सो दैट द वर्ल्ड शुड नो कि एक्चुअली हु इज़ एट द रॉन्ग एंड हु इज़ एट द राइट। बिल्कुल ऐसा ही है। सो जहाँ हम प्लानिंग का जिक्र कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी पाक फौज की तैयारी भी है और उन्होंने प्लानिंग भी कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।